कहां तक हुआ था लास्ट क्लास में, एक बार बताइए। केमिकल रिएक्शन हो रहा था क्या? क्या हुआ था? आइसोसाइनाइड टेस्ट होना था। बहुत बढ़िया। लिखिए, आइसोसाइनाइड टेस्ट या कार्बाइल अमाइन टेस्ट। अंदर रखो। ये सब खाने वाने की चीज ऊपर रखते हैं वो भी, और भी लंच के टाइम पे। लाओ मेरे को दो। सब लड़के लड़के खाएंगे अब इसको। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, पूरा छोड़ो। हम और लड़के खाएंगे अब इसको, लड़कियों को नहीं मिलेगा अब इसमें। इसमें भाई क्या क्या है, एक तो हाइजीनिक खाया करो यार, हाइजीनिक खाया करो। तुम तो इसे घर का बना हुआ है, ये तिल घर का बना हुआ तो नहीं लग रहा है, दुकान का लग रहा है। ये तो घर में ऐसे बनते हैं, कलाकार लोग हैं भाई घर पे। मैं पढ़ाता रहूंगा, खाता रहूंगा, तो अपने काम करो। कार्बाइल अमीन रिएक्शन या फिर आइसोसाइनाइड रिएक्शन। लिखिए इसको, कार्बाइल अमीन का रिएक्शन या फिर, हेडिंग डाल लीजिए, इंपॉर्टेंट रिएक्शन आज पढ़ने वाले हैं। हाँ हाँ, इससे पहले तक हो गया है, एल्काइलेशन और एसाइलेशन के बाद ये ऐड कर लीजिए। एल्काइलेशन और एसाइलेशन हो गया है, इसके बाद ये ऐड कर लीजिए। आज हम लोग को अमाइन और डाइओजोनियम, डाइओजोनियम बहुत छोटा है, कुल मिला के 5 रिएक्शन है डाइओजोनियम में, तो अमाइन और डाइओजोनियम दोनों ही खत्म हो जाएगा। रिवीजन, हाँ सही में यार, घर में बना हुआ है तुम्हारा, बहुत बढ़िया, खाने में मजा आएगा। अब चलो क्लास मजेदार, अब ज्यादा देर तक क्लास लेंगे। बहुत तीखा है यार, बहुत तीखा है, पता चल रहा है कि लड़कियों का है ये। इसके बाद कल कराएंगे। लोग मेरे से बोल रहे हैं कि सर आपने बोला था कि फिनॉल नहीं आएगा, आपने बोला था कि अल्कोहल आएगा, है ना। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मान लो 4 मई को आपका पेपर है, 3 मई को कोई बोले कि सिलेबस बदल गया, तो मान लोगे क्या? मान लोगे? तो अगर आप मान लोगे तो तुम्हारी गलती है। चलो शांत 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 शांत। अच्छा, जितना जितना जल्दी पढ़ोगे उतना ही जल्दी कंप्लीट होगा। स्टार्ट करते हैं। कार्बाइल अमीन रिएक्शन में ध्यान दीजिएगा, ये टेस्ट 1 लिख लीजिएगा। अमीन का केमिकल रिएक्शन हो गया है, हम लोग टेस्ट पढ़ने जा रहे हैं अभी। एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन वाज द लास्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, 2 ही केमिकल रिएक्शन उसमें। अब इसका हम टेस्ट पढ़ेंगे, ये भी केमिकल रिएक्शन का ही पार्ट है। सबसे पहले लिखिए टेस्ट 1। 1 डिग्री अमीन की रिएक्शन कार्बाइल अमीन से कराते हैं, और 1 डिग्री अमीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से कराते हैं। क्लोरोफॉर्म क्या होता है? CHCl3, और 3 मोल बेस लेते हैं हम लोग। 1 डिग्री अमाइन हो या फिर एरोमेटिक अमाइन हो, 1 डिग्री अमाइन या एरोमेटिक अमाइन, इसकी रिएक्शन क्लोरोफॉर्म या 3 मोल बेस से कराओगे। इसकी रिएक्शन आप क्लोरोफॉर्म या 3 मोल बेस से अगर आप कराने वाले हो, तो ध्यान से देखिए, मैकेनिज्म सिलेबस में नहीं है, रीअरेंजमेंट टाइप का मैकेनिज्म होता है। 1 डिग्री के लिए ना मैं कुछ जुगाड़ करता हूं। 1 डिग्री लिखिए या फिर इसको लिखिए CH3CH2NH2। 1 डिग्री का एग्जांपल ही ले लो, ठीक है। ये हो गया 1 डिग्री अमीन, और यहां पे लिख लो एरोमेटिक अमीन। 1 डिग्री अमीन, एरोमेटिक अमीन, इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड 3 मोल बेस, आपके सामने CH3 CH2 एंड ट्रिपल बॉन्ड C प्रोड्यूस करता है। सिमिलरली यहां पे बेंजीन है, और बेंजीन में आपके पास N ट्रिपल बॉन्ड C प्रोड्यूस होता है। N ट्रिपल बॉन्ड C यहां पे आइसोसाइनाइड प्रोड्यूस होता है। आप देखोगे तो दोनों ही केसेस में
क्या आपके सामने यहां पे एल्काइल आइसोसाइनाइड प्रोड्यूस हुआ, और दूसरे वाले में क्या यहां पे जो बन रहा है वो एराइल आइसोसाइनाइड है? अब आइसोसाइनाइड जानने से पहले साइनाइड के बारे में जानो। साइनाइड अगर आपने मिली सेकेंड तक सूंघा तो नैनो सेकेंड के अंदर मरोगे, इतना तेजी में मरोगे। कुल मिला के मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि इट इज हाईली 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 पॉइजनस, बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है। ठीक है, अगर आपको आइडिया हो भोपाल गैस, भोपाल गैस वाले के बारे में, है ना, तो अभी एक न्यूज भी आया था उसके बारे में, अगर आप रीसेंट न्यूज फॉलो करते हैं। उस समय हुआ था 90s का वो अपना 90s के टाइम का वो अपना बहुत ही भयावह टाइप का कुछ एक हिंदुस्तान में हुआ था। तो क्या वहां पे क्या बना था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। आई थिंक ये किसी एग्जाम का भी आया हुआ क्वेश्चन है ना, किसी एक एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुआ था, उस ट्रेजेडी में कौन सा गैस बन गया था उस प्लांट में? मिथाइल आइसोसाइनाइड। अब ध्यान दीजिए, वहां आइसोसाइनाइड बना था तब इतने लोग मरे थे। अगर डायरेक्ट साइनाइड बन रहा होता तो मध्य प्रदेश छोड़ो बिहार यूपी सब निपटते, ठीक ना। आइसोसाइनाइड तो फिर भी कंट्रोल किया जा सकता है, साइनाइड कंट्रोल से बाहर रिएक्शन होता है। ठीक है, साइनाइड बॉम्ब्स में इस्तेमाल किया जाता है कि गलती से अगर आसपास वाले धमाके से ना मरे, स्मेल से मर जाए। ठीक होता है ना कि बॉम्ब की एक रेडियस है कि उतने में ही धमाका होगा, उतने में ही आग लगेगा, तो आग लगेगा जहां तक, वहां तक तो इंसान जल के मरेगा, प्लस उसमें से धुआं निकले तो पड़ोसी वाले भी मरे, इसलिए इसको बॉम्ब्स में इस्तेमाल किया जाता है, वेरी लिटिल अमाउंट। ठीक है, तो आइसोसाइनाइड के बारे में समझो। साइनाइड इज वेरी वेरी पॉइजनस, आइसोसाइनाइड इज वेरी वेरी फाउल स्मेल। फाउल स्मेल समझते हो, पुअर स्मेल, बैड स्मेल। तो एल्काइल आइसोसाइनाइड को ही कॉमन नेमिंग में कार्बाइल अमीन बोलते हैं, इसी को ही कार्बाइल अमीन बोलते हैं, और इसका बहुत ही गंदा स्मेल होता है। इतना गंदा स्मेल होता है कि सफोकेट होकर इंसान मर जाता है। इसीलिए भोपाल गैस ट्रेजेडी जब हुआ था तो भोपाल में उस बेचारे प्लांट के आसपास रहने वाले लोग, प्लांट में फंसे हुए इंजीनियर, प्लांट में फंसे हुए वर्कर सफोकेट होके मर गए बेचारे। फायदा है बेटा, क्या सारे इंजीनियर भोपाल गैस में ही लगे हुए थे क्या? वहां गलती से कुछ हुआ, गलती नहीं था एक्चुअली। भोपाल गैस में क्या था कि वो जो प्लांट था ना, वो कोई फॉरेनर को दिया गया था, इंटरनेशनल को दिया गया था चलाने के लिए। होगी, आई डोंट नो, नेटफ्लिक्स पे है, कोई बात नहीं। तो कोई फॉरेनर वहां का डायरेक्टर था। अब फॉरेनर्स क्या होते हैं कि इंडियंस को ना लेबर की तरह ट्रीट करते हैं, तो दे ऑल्सो ट्रीटेड इंडियंस लाइक लेबरर्स। इंजीनियर्स बार बार बोल रहे थे कि भाई टैंक फट जाएगा, टैंक फट जाएगा, टैंक फट जाएगा, क्योंकि कूलेंट नहीं था। ठीक है ना, और कूलेंट नहीं है तो प्लांट में बहुत हेवी अमाउंट में जब हीट जनरेट हो रहा है, तो हीट जनरेट होता है तो स्टील की और वॉल की टैंकर्स बनाए होते हैं। ठीक है, तो ताकि उसमें फ्रीजिंग कर पाए, कूल करके फ्रीज किया जाता है। बहुत जहां भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है ना, वहां पे ऐसे ही बनाया जाता है कि लोहे की, स्टील की, और फिर दीवार बनाया जाता है। इतना मोटा मोटा दीवार होता है ताकि हीट कभी किसी भी तरह से बाहर, और फिर कूलेंट होता है -2000 डिग्री सेल्सियस, -4000 डिग्री सेल्सियस का कूलेंट इस्तेमाल करते हैं कि जैसी हीट प्रोड्यूस हुए उसको कूल करते हैं। उसमें कूलेंट नहीं था, और कूलेंट किसी वजह से बाहर से ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा था, ठीक है, इंडिया में। और भोपाल गैस में वो उनका ना वो था कि कुछ टर्म ही बाकी था, 3-4 महीने ही उनका बाकी था, उसके बाद वो कंपनी इंडियन गवर्नमेंट एक्वायर कर रही थी। उनको था कि 4 महीने में जितना प्रोड्यूस कर लें, जितना हम फायदा कमा लें। तो उन्होंने कहा कि जो होगा देखा जाएगा, तुम बनाओ। इंजीनियर्स हो चाहे जितने भी टेक्नीशियंस थे, एवरीवन ने मना किया था, बट वो पागल इंसान था कोई फॉरेनर, उसने बोला बनाओ। अब बनाओ, और उस चक्कर में क्या हुआ कि एक इंसान, मतलब एक इंसान क्या, बहुत सारे वहां जो वर्कर्स थे वो मर गए, टेक्नीशियंस थे वो मर गए, इंजीनियर्स थे वो मर गए, और वो सब सफोकेट होकर मरे। कितना दर्दनाक मौत हुआ होगा। सोचो, आप सांस नहीं ले पा रहे हो आधे घंटे तक, है ना, सोच के देखो एक बार। और वो भी बुरी स्मेल आ रही है आइसोसाइनाइड की, मिथाइल आइसोसाइनाइड बना है। ठीक है, और जब क्या हुआ ना कि टैंकर फट गया, टैंकर फटा,
तो आइसोसाइनाइड पूरा स्प्रेड हुआ एयर में, प्लस जितने अंदर इंडस्ट्री के लोग थे उनमें फैला, आसपास में। अब क्या होता है, वर्कर्स वहीं पे घर बना के रहने लगते हैं, डेली वेज वर्कर्स जो होते हैं आसपास में अपना कच्चा घर बना के रहने लगते हैं, वो बेचारे मरे। फिर आसपास में कुछ ऑब्वियसली कुछ ना कुछ मकाने तो होती ही है, वो मरे। धीरे धीरे इसको कंट्रोल किया गया। अभी एक वीक पहले, 10 दिन पहले की बात है, उसका जो वेस्ट है वो अभी तक कोई छू नहीं रहा था। उसको डंप किया, उसको ढक ढक के रखा गया था। अब उसको क्या किया गया है कि बहुत प्रोटेक्शन में उस वेस्ट को, जो मिथाइल आइसोसाइनाइड का वेस्ट था, उसको कलेक्ट किया गया। कलेक्ट करके ट्रक पे लोड किया गया, और ट्रक पे लोड करके एक कोई जगह है टिकमपुर करके, वो एमपी में ही, ठीक है, वहां पे इंडस्ट्रियल वेस्ट को ले जाके वो लोग डंप कर रहे हैं। ठीक है, भोपाल से अलग हटा के। टिकमपुर वाले परेशान हो गए थे, वो धरना पे बैठ गए थे कि हमारे यहाँ क्यों तुम लाके जा लो, पता लगे कुछ और हो गया यहाँ पे, है ना। तो अभी पूरा हड़ताल उड़ताल चला है। तो आप सोचो इतना खतरनाक है वो। जो ड्राइवर ट्रक चला रहे थे उनकी प्रॉपर इंश्योरेंस हुई थी 1-1 करोड़ रुपए की, कि अगर ड्राइवर ट्रांसपोर्टेशन के दौरान उसको कुछ हुआ तो उसके परिवार वालों को 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा। दैट्स फेयर इनफ, है ना। नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा, तो मरना पड़ेगा क्या उसके लिए। हाँ, जो भी हो, चलो उसके बाद फिर वहां डंप हुआ। तो जितने भी डंपिंग वाले थे उन सबका 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ रुपए का पहले प्रॉपर सरकार ने मुआवजा दिया क्या, अनाउंस किया, अगर कुछ होता है तो मिलेगा। ठीक है, तो फाइनली अब जाके वो डंप हुआ है। अभी नहीं हुआ है, डंप होने में भी उसको 3-4 महीने लगेंगे, धीरे धीरे प्रोसेस है। ठीक है, बहुत डीके प्रोसेस है, डीके करा रहे हैं, फिर उसको डंप करा रहे हैं। क्योंकि डंप कराया, पता लगे लैंड पे किसी ने घर बनाने के लिए खोद दिया, बस तो फिर काम हो गया। एक और भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद टीकमपुर बन जाएगा एक, तो भरोसा नहीं कर सकते इसीलिए। तो चलो, तो आइसोसाइनाइड जो है ना, फाउल स्मेल प्रोड्यूस करता है। ठीक है, कैसे बनता है, तो 1 डिग्री अमाइन या एरोमेटिक अमाइन, अगर क्लोरोफॉर्म से इसकी रिएक्शन कराओगे, बेहोश करने के लिए जो काम आता है क्लोरोफॉर्म, इसकी रिएक्शन 3 मोल बेस के साथ कराते हो, 3 मोल बेस के साथ, तो यहीं से आपका वो कर लो, याद करने का तरीका बना लो। 3 मोल है तो 3 बॉन्ड बनेगा, मतलब 3 मोल है 3 बॉन्ड बनाओ, एन ट्रिपल बॉन्ड सी। 2 डिग्री अमाइन इस रिएक्शन को नहीं देता है, 3 डिग्री अमाइन इस रिएक्शन को नहीं देता है। तो क्या ये टेस्ट ऑफ अमाइन हो गया? 1 डिग्री वाला फाउल स्मेल देगा, 2 डिग्री वाला रिएक्शन नहीं देगा, 3 डिग्री वाला रिएक्शन नहीं देगा। तो अगर 1 डिग्री की रिएक्शन करानी है तो हो जाएगा। देखो तुम्हारे टीचर कितने शैतान हैं, उधर से यूं कर रहे हैं। वो टीचर हैं, एक है जेई के टीचर। टीचर में भी बचपना तो होता ही है, हम में नहीं है, हम तो बहुत सीरियस आदमी, बहुत ज्यादा सीरियस। अमाइन बस है साइलेश, ओनली 2। कहां, काहे का लिखा है तुमने? ये फिनॉल का है मैडम, ये अमाइन चल रहा है। ऐसे ऐसे डब्बे मिले ना मुझे। हाँ भाई, लिखो नेक्स्ट। टेस्ट नंबर 2, 1 डिग्री अमाइन फाउल स्मेल देगा, 2 डिग्री अमाइन रिएक्शन नहीं देगा, 3 डिग्री अमाइन रिएक्शन नहीं देगा, एरोमेटिक अमाइन रिएक्शन दे देगा। अब आ जाओ रिएक्शन विथ HNO2। रिएक्शन विथ HNO2, नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड कैसे बनता है आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, याद करके बताओ। क्या NaNO2 और HCl से बनता है? HNO2 तभी प्रोड्यूस होगा जब NaNO2 HCl बनता है। और NaNO2 HCl क्या कहां यूज करते थे? डायजोनियम में। वेरी नाइस। अब देखो, मैं 1 डिग्री अमीन लेता हूं, R CH2 CH2 NH2, ये 1 डिग्री अमीन ले लिया मैंने। मैं 2 डिग्री अमीन भी लेता हूं, R CH2 NH CH3, ये बन गया 2 डिग्री अमीन।
RCH2N, यहां CH3 और यहां CH3, ये 3 डिग्री अमीन लेंगे। अब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन की रिएक्शन हम करा रहे हैं। दिस इज योर 1 डिग्री अमीन, दिस इज योर 2 डिग्री अमीन, और नीचे वाला आपका 3 डिग्री अमीन है। क्या होगा इसका रिएक्शन जब मैं HNO2 से कराता हूं? तो HNO2 की रिएक्शन देखिएगा, इंपॉर्टेंट है भाई। 1 डिग्री अमाइन में तो मैंने बोला हुआ है कि जब भी NaNO2 HCl मिल जाए क्या बन जाता है? डाइएजोनियम। 1 डिग्री अमाइन हो, चाहे एलिफेटिक चाहे एरोमेटिक, इट विल ऑलवेज फॉर्म डाइएजोनियम। तो यहां पे क्या बनेगा? RCH2 CH2 N क्या कन्वर्ट हो जाएगा? N2+। डाइएजोनियम का मतलब N2+। और ये कैसे बनता है? Cl- भी तो रिएक्शन में प्रेजेंट है, तो Cl- भी रिएक्शन में प्रेजेंट होगा। HNO2 लिखो या NaNO2 HCl लिखो, एक ही बात है क्या? हाँ। अब मैं मान लो इसमें वाटर दे देता हूं। क्या मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि N2 इस दुनिया का सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है? तो क्या रिएक्शन में बनते ही निकलेगा? तो बनते ही निकलेगा, लेकिन निकलेगा साथ वाले का इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाता है। तो क्या ये साथ वाले का इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया, N2 स्टेबल हो गया? जब साथ वाले का इलेक्ट्रॉन लेके गया होगा तो क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई? क्या इस पे प्लस चार्ज आ गया है? अगर मान लो पानी दे देते, क्या OH जोड़ देगा? तो पानी दे देते तो क्या अल्कोहल बन जाएगा? और अल्कोहल बना सकते हो आप यहां से। तो 1 डिग्री अमीन से अल्कोहल बन जाएगा। Cl रिलीज हो गया, लिविंग ग्रुप है Cl-। ठीक है, तो देखो ध्यान से, अगर 1 डिग्री अमीन हो या बेंजीन के साथ हो, एनिलीन जिसको हम लोग बोलते हैं, NaNO2 HCl या HNO2 डालो, क्या आप सीधा बेंजीन डाइएजोनियम बनाओगे या नॉर्मल डाइएजोनियम बना दोगे? अगर बेंजीन रहेगा तो बेंजीन डाइएजोनियम, नॉर्मल है तो नॉर्मल डाइएजोनियम। क्या ये अच्छा लिविंग ग्रुप है? लीव करेगा, लेकिन लीव करता है तो सामने वाले का इलेक्ट्रॉन लेके लीव करता है, तो क्या यहां प्लस चार्ज आ गया? वाटर डालोगे तो क्या इसका माइनस जुड़ जाएगा? वाटर का माइनस क्या है? OH-, तो क्या अल्कोहल बन जाएगा, N2 लीव कर गया। अब देखो ध्यान से, 2 डिग्री अमीन, क्या 2 डिग्री अमीन NaNO2 HCl से डाइएजोनियम बनाता है या नहीं बनाता है? नहीं बनाएगा। डाइएजोनियम कौन बनाएगा? केवल और केवल 1 डिग्री अमीन और एनिलीन, बस ये वाला 1 डिग्री अमीन और एनिलीन, बस। हाँ, बाकी 2 डिग्री 3 डिग्री में स्टीरिक क्राउडिंग हो गया, बनाएगा नहीं, रिएक्शन वही हो गया। तो देखोगे 1 डिग्री अमीन और एनिलीन है, वो तो आपका बना लेगा आपके पास बेंजीन डाइएजोन। जैसे मान लो इसी की रिएक्शन में यहां पे कराता हूं, मान लो एनिलीन दे दिया, एनिलीन की रिएक्शन आप HNO2 से कराओ, HNO2 लिखा हो या NaNO2 HCl लिखा हो, एक ही बात है क्या? क्या ये सीधा सीधा NH2 को क्या N2+ बदल देता है? N2+ Cl-। क्या बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है? खुद जाएगा और साथ वाले को भी ले जाएगा। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। क्या बेटा N2 बाहर आ गया? N2 इज अ गुड लिविंग ग्रुप, N2 अपना स्टेबल हो गया, ठीक हो गया। तो चाहे 1 डिग्री अमीन हो चाहे एरोमेटिक अमीन हो, 1 डिग्री अमीन या एरोमेटिक अमीन, क्या बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट बना लेगा और अल्कोहल का रास्ता पकड़ लेगा? 2 डिग्री अमीन ये रिएक्शन नहीं करेगा, 3 डिग्री अमीन ये रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन 2 डिग्री करेगा क्या भाई? 2 डिग्री रिएक्शन नहीं करेगा, ये डाइएजोनियम नहीं बनाएगा, लेकिन अलग रिएक्शन करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से। क्या मैं इस 2 डिग्री अमीन को बस लिखने का तरीका बदल रहा हूं? इस 2 डिग्री अमीन को RCH2, यहां लिख रहा हूं मैं NH, और यहां मैं लिख रहा हूं CH3। क्या अभी भी वही है भाई? अभी भी तो 2 डिग्री अमीन है, बस CH3 को ऊपर लगा दिया है, ठीक है। HNO2 को भी लिखने का तरीका बदल देता हूं। HNO2 को लिखने का तरीका बदलोगे, बस इसका स्ट्रक्चर बदल। क्या अभी भी HNO2 ही है? देख लो जरा, क्या अभी भी HNO2 है? बस स्ट्रक्चर ही तो बनाया है। मैंने क्या बोला था? नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में जब भी रिएक्शन होगा वाटर निकलेगा या HCl निकलेगा, तो मेरे भाई यहां पे भी वाटर निकल रहा है, वाटर निकालो। वाटर निकालने के बाद क्या प्रोडक्ट बनाओगे? देखो ध्यान से, R यहां पे क्या बनेगा? CH2, यहां पे क्या बन रहा है? N, ऊपर क्या है? CH3, यहां पे क्या N डबल बॉन्ड O बन रहा है। क्या मेरे भाई ये N पे नाइट्रोसो ग्रुप लगा है, इसका नाम हो जाता है N नाइट्रोसो, और अमीन है क्या उधर? भाई उधर वाला अमीन ही तो होगा, जनरल नाम लिखा है, ठीक है। तो N नाइट्रोसो अमीन, ये जो N नाइट्रोसो अमीन है, इसकी खास बात है कि ये मेरे भाई येलो ऑयली लेयर होता है इसका, येलो ऑयली लेयर। सरसों का तेल देखा है आपने, उसमें येलो ऑयली लेयर होता है,
बॉटल में देखोगे तो येलो ऑयली लेयर बनाता है, वैसा ही होता है, एग्जैक्टली सेम, सरसों तेल जैसा दिखता है। ठीक है, इसको एक साइंटिस्ट ने खोजा था। साइंटिस्ट के नाम के उसमें हम लोग इसको याद रख लेते हैं, उस साइंटिस्ट का नाम था लीबरमैन। लग रहा है ना बायोलॉजी वाला है ये, लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। लीबरमैन, किडनी मैन, ये सब तुम्हारे यहां ही होगा, बकवास लोग। यार ये घर में बनता है, अगर मेरे घर में बनता है तो इसको दुकान लगा लेता, बढ़िया कमाई हो जाता मेरा। दिखा दिया, अच्छा है, टेस्ट करके बता रहा हूं, अच्छा है। क्या कह रहे हो? हाँ भाई, क्या जादू दिखाएं? तिल जानते हो, तिल? ये तिल है, लेकिन नॉर्मल तिल नहीं है। इसके ऊपर ये कुछ पेड़ा टाइप का बनता है ना, वो बना के उसके ऊपर तिल लगाया हुआ है, कुछ वैसा है। लड़कों से करूंगा शेयर। कहां पे? इस वाले में नहीं होगा, कार्बोकेटन बन कर रहा है। वो जो N2+ जैसे ही बनेगा, साइमल्टेनियस रिएक्शन होता है, साइमल्टेनियस रिएक्शन होता है, ये निकलेगा और ये लगेगा। कहां पे दिखाई? सही तो है, क्या दिक्कत है इसमें? इसमें कहा वाटर लिया है? वाटर कहां है? जब भी सॉल्वेंट आपके पास लिया जाता है, सॉल्वेंट डज साइमल्टेनियस रिएक्शन, ठीक है? अलग से जब दिया हुआ है सॉल्वेंट, साइमल्टेनियस रिएक्शन देगा, ये निकलेगा और ये लगेगा, ठीक है? तो आप करा सकते हो। हो गया? हाँ हाँ, हम खा रहे हैं, सही में टेस्टी है यार। मैं चीनी खाता नहीं हूँ, बट मैं खा रहा हूँ इसके चक्कर में। कौन बनाया? तुम्हारी मम्मी ने बनाया? उनको बोलो बिजनेस करना है, उनको पूछो बिजनेस करना है उनको। ये ऐसा चीज है ना, इसको एक्सपोर्ट किया जाए ना, करोड़पति हो जाएगा इंसान। इस पे वीडियो बनाया जाएगा। यार अब गिल्ट फीलिंग दे रहा है इसने, बोल रही हमारे यहाँ कोई खाता ही नहीं है। देख रहे हो तुम, बेइज्जती कर रही है अब ये। सही में अच्छा है, हाँ। यस, जनरल नाम लिखा हुआ है, कॉमन नेम नहीं है, जनरल नाम है। ये एल्काइल है या एराइल है? ये अल्काइल कार्बाइलमीन है, एराइल कार्बाइलमीन है। ये अल्काइल का कार्बा, ये कार्बाइलमीन एक ग्रुप का नाम है, फैमिली का नाम है, जिसमें आइसोसाइनाइड आता है। तो आइसोसाइनाइड का कोई भी हो, एलिफेटिक एरोमेटिक, उसको कार्बाइलमीन ही बोलेंगे। इसमें ये भी तो आइसोसाइनाइड ग्रुप का ही है। देखो, शांत शांत, कोई भी आइसोसाइनाइड ग्रुप का कंपाउंड हो उसको बोलते हैं कार्बाइलमीन। पूरे ग्रुप को, चाहे वो एल्काइल हो, एराइल हो, कोई भी हो, उसका नाम होता है कार्बाइलमीन। हाँ, शांत। यार मजाक नहीं कर रहा।
मान लिए। टेस्ट 3, टेस्ट 3, ये जल्दी लिखो तुम। टेस्ट 3, बिहार में मिठाइयां अच्छी मिलती है लेकिन, नहीं? हमारे यहाँ नहीं बनाता। मेरे घर में तो कभी ऐसा नहीं बना, सही बताओ तो। हमारे घर वाले बस बाहर से मंगा लो। हाँ भाई, बढ़िया नाश्ता हो गया एकदम। चलो टेस्ट 4, तुम बेकार लोग हो तुम लोग, पढ़ो। नहीं बचा भी है तो आपको नहीं देने वाला मैं। हाँ शांत। टेस्ट 1 आपके पास देखो, शांत। टेस्ट 1 में आप देखोगे तो आपके पास था कार्बाइल अमीन की रिएक्शन, क्लोरोफॉर्म और 3 मोल बेस लोगे तो आइसोसाइनाइड बनेगा, यानी कि कार्बाइल अमीन बनेगा। ठीक है, फाउल स्मेल देगा। 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं देगा, 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन देगा। जैसे आपने टॉलेन याद किया है, फेलिंग याद किया है, बेनेडिक्ट याद किया है, वैसे ही आपको इसको भी याद करना है कि 1 डिग्री और एरोमेटिक देगा, बाकी नहीं देगा। सिमिलरली HNO2 की रिएक्शन, 1 डिग्री क्या बना रहा है? अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल बना लेगा पानी डालने पे। 2 डिग्री वाला येलो ऑयली लेयर, लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट, एन नाइट्रोसो अमीन। 3 डिग्री वाला नो रिएक्शन। सिमिलरली अब तीसरा टेस्ट है टेस्ट 3। टेस्ट 3 क्या होता है? आपने सुना भी होगा, हिंसबर्ग टेस्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, हिंसबर्ग टेस्ट है। हिंसबर्ग एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अमाइन का कुछ रिएक्शन कराया और अमाइन का रिएक्शन करा के टेस्ट के बारे में बताया कि अमाइन किस किस तरह से टेस्ट देगा। जरा बोर्ड पर देखिएगा अमाइन का टेस्ट। तो सबसे पहले हिंसबर्ग ना रिएजेंट अपना समझो, टेस्ट 3 लिखो, हिंसबर्ग टेस्ट। टेस्ट 3 इज हिंसबर्ग टेस्ट, और हिंसबर्ग टेस्ट में आपके पास बनेगा हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या है? तो इट इज बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड, BSC लिखोगे, और BSC का फुल फॉर्म होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन, S का मतलब होता है सल्फोनिल, Cl का मतलब होता है क्लोराइड, तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। स्ट्रक्चर भी बना लीजिए, बेंजीन तो आप बना पाएंगे, सल्फोनिल का मतलब होता है S डबल बॉन्ड O, और क्लोराइड का मतलब होता है Cl। तो अगर कोई आपसे पूछे हिंसबर्ग टेस्ट में कौन सा रिएजेंट इस्तेमाल होगा? BSC, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, हिंसबर्ग BSC। अच्छा, हिंसबर्ग BSC का टेस्ट कैसे होता है? तो मैं इसका 1-2 ड्रॉप लेता हूं, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड लिक्विड फॉर्म में मिलेगा आपको, 1-2 ड्रॉप में लेता हूं, और इसको मैं सबसे पहले 1 डिग्री अमीन से रिएक्शन कराता हूं। तो मैंने इसकी रिएक्शन 1 डिग्री अमीन से कराई, 1 डिग्री अमीन। सिमिलरली इसी बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की मैं 2 डिग्री अमीन से रिएक्शन कराऊंगा। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड 2 डिग्री अमीन की रिएक्शन कराऊंगा, RCH2NH, फिर क्या बन जाएगा आपके पास? CH3। ये 2 डिग्री अमीन आपके पास बन गया है। सिमिलरली बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की आप 3 डिग्री से रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की 3 डिग्री से रिएक्शन कराओगे तो CH2N, CH3 और CH3, ये आपके पास बन गया है 3 डिग्री अमीन। नाइट्रोजन जितने कार्बन से कनेक्टेड होगा वही उसकी डिग्री होती है 3 डिग्री अमीन।
अब देखिए ये रिएक्शन कैसे कर रहा है। तो मैंने बोला जब भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का रिएक्शन करना है तो बिना रटे प्रोडक्ट बनाओ। क्या H निकलेगा यहां से, क्या Cl निकलेगा यहां से, तो क्या HCl एलिमिनेट हो गया, HCl एलिमिनेट होकर बेंजीन बन गया, S डबल बॉन्ड O एज इट इज रहा, डबल बॉन्ड O एज इट इज रहा। क्या बनेगा नेक्स्ट, क्या यहां पे NH बन जाएगा और CH2CH2R, क्या यही बनेगा? ठीक है। सिमिलरली जब यहां पे आप रिएक्शन कराओगे तो क्या यहां भी HCl निकलेगा? तो जब नाइट्रोजन से H निकल गया है तो क्या बन गया N, फिर इसमें ऑलरेडी क्या जुड़ा हुआ है CH3, और क्या जुड़ गया आपके सामने CH2 और R, यही बनेगा। HCl निकाल दो। जब यहां पे रिएक्शन करने गए तो क्या HCl निकल सकता है? नहीं। तो जब HCl नहीं निकलेगा तो इसका मतलब रिएक्शन नहीं होगा। NH3 कहां से हो रहा है? अच्छा यहां पे ना, हाँ ओह, यहां पे लिख लो डबल बॉन्ड O, यहां पे लिख लो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। यहां पे रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि H है नहीं तो HCl निकल नहीं सकता है। अब इससे टेस्ट कैसे हुआ? तो यार 1 डिग्री जो है, क्या इसमें आप देख पा रहे हो कि 1 डिग्री के पास एसिडिक H है? एसिडिक H प्रेजेंट है कि एब्सेंट है? प्रेजेंट है। हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से कनेक्टेड है, उसी को एसिडिक H बोलते हैं। यहां पे देखो एसिडिक H प्रेजेंट है या एब्सेंट है? एब्सेंट है। अगर मैं इसकी रिएक्शन बेस से कराता हूं, KOH बेस से, अगर मैं इसकी रिएक्शन KOH बेस से कराता हूं तो बेटा क्या एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा? एसिड बेस रिएक्शन होके क्या हो जाता है? सॉल्यूबल। और क्या यहां पे एसिड बेस होगा? नहीं होगा। नहीं होगा तो क्या ये बन जाएगा? इनसॉल्यूबल। हिंसबर्ग टेस्ट क्या है? 1 डिग्री को बेस में सॉल्यूबल करा लेगा। हिंसबर्ग टेस्ट 2 डिग्री को बेस में सॉल्यूबल नहीं करा पाएगा। 3 डिग्री रिएक्शन ही नहीं देगा। HCl निकालो, निकलेगा क्या? इसलिए रिएक्शन ही नहीं देगा। किसी में भी रिएक्शन नहीं देगा। आप देखोगे तो अमाइन के जितने भी टेस्ट हैं 3 डिग्री किसी भी टेस्ट को नहीं देता है, कर ही नहीं सकते। 1 और 2 आइडेंटिफाई होगा, 3 सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेट आउट होगा, इट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड। हाँ ऐसा हो सकता है कि टेस्ट ही नहीं देता। हाँ जैसे विक्टर मेयर, विक्टर मेयर में क्या लिखा आपने, टेस्ट देता है कि नहीं देता है? कई लोग लिख दिए उसको टेस्ट देता है। बेटा कलरलेस है इसका मतलब टेस्ट नहीं देता है। कलर देगा तब तो टेस्ट देगा। कलर देता इसका मतलब वो पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है, कलर ही नहीं दिखा रहा इसका मतलब टेस्ट नहीं दे रहा। अगले वीक से तुम्हारी 3 क्लासेस हो जाएंगी, है ना? 3 ही होगी, मुझे जो पता है। मतलब टाइम टेबल आ गया है, कम हो जाएगा, टाइम आपका कम हो जाएगा, है ना? आने की जरूरत बहुत ज्यादा यहां नहीं है। फिर रिवीजन स्टार्ट होगा, बट थोड़ा वेट करके। कोशिश यही करेंगे कि ऑनलाइन हो। क्यों भाई, क्या आंख दर्द करता है? एक बात बताओ, एक बात बताओ, मैं आपको बताता हूं इफेक्टिव तरीका। इफेक्टिव तरीका ऑनलाइन है। रिवीजन, सुनो, रिवीजन का मतलब ये नहीं होता कि कम पढ़ो और कम समय में कम पढ़ के हो गया रिवीजन हो गया। रिवीजन का मतलब ये होता है कि सारा पढ़ो बट स्पीड में पढ़ो, पूरा पढ़ो बट स्पीड में पढ़ो। दिस इज कॉल्ड रिवीजन। जो आप वन शॉट करते हो वो सब फर्जी चीजें हैं, आपको बता देता हूं। क्योंकि 8 घंटे में नहीं पॉसिबल है भाई। डाउट आ जाएगा तो व्हाट्सएप है मेरा,
क्या मैसेज का रिप्लाई नहीं करते? मैं रिप्लाई करूंगा। किस किस का करेंगे? सबका करेंगे यार। व्हाट्सएप हैक नहीं होगा, आ जाओ। अब देखो ध्यान से बोर्ड पे, एक और होता है मस्टर्ड ऑयल टेस्ट। दिस इज टेस्ट नंबर 3 के बाद टेस्ट नंबर 4। टेस्ट 3 के बाद टेस्ट 4। चलो यहीं पे लिखो, टेस्ट 3 ये हो गया, फिर लिखो टेस्ट 4। और टेस्ट 4 में हेडिंग डाल लीजिए 4 ही टेस्ट है अमाइन के। ठीक है, अब बेटा आप घर पे रहने की ज्यादा कोशिश करिए, है ना। हॉफमैन ब्रोमामाइड टेस्ट, सॉरी हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट। कहानी में तुम्हें बहुत इंटरेस्ट है भाई। बेटा सबको ना दूसरों की कहानी में बहुत मजा आता है, इसीलिए तो बिग बॉस चल रहा है, वरना क्यों चलता। हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट। हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट क्या होता है, सुनिए। टेस्ट नंबर 4, 1 डिग्री अमीन की रिएक्शन आपको कराना होता है कार्बन डाइसल्फाइड से। आपने CO2 तो सुना ही है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन की जगह पे क्या लगा रहे हो? सल्फर। क्या बन जाएगा? कार्बन डाइसल्फाइड। क्या कार्बन डाइसल्फाइड एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है? कार्बन डाइसल्फाइड नॉन पोलर सॉल्वेंट है। CCl4 नॉन पोलर सॉल्वेंट है। बेंजीन नॉन पोलर सॉल्वेंट है। एनहेक्सेन नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो 1 डिग्री अमाइन का एग्जांपल लीजिए, RCH2NH2। दिस इज योर 1 डिग्री अमीन। इसके रिएक्शन आपने कराया है कार्बन डाइसल्फाइड से, नॉन पोलर है। ठीक है, रिएक्शन कैसा होता है ध्यान से देखिएगा। क्या हमने पहले पढ़ा हुआ है कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में एलिमिनेशन होता है, और एलिमिनेशन में नाइट्रोजन अपना H देता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन यहां से भी मेरे भाई अपना H देगा। नाइट्रोजन यहां से भी अपना क्या देने वाला है? H देगा। तो अब देखो, नाइट्रोजन जब H देता है तो CH2 यहां पे H दे चुका है। जब H देगा तो क्या वो कार्बन से जुड़ेगा? कार्बन अपना 5 बॉन्ड ना बना पाए, इसलिए कार्बन जो है अपना एक डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में तोड़ लेता है। ध्यान से देखिए हुआ क्या, नाइट्रोजन ने अपना एक H रिलीज कर दिया। नाइट्रोजन अपना एक H रिलीज कर दिया, क्या वो H इससे जाके कंबाइन करेगा? और इससे कंबाइन करेगा, कार्बन का 5 बॉन्ड ना बन जाए, इसलिए एक बॉन्ड उसको तोड़ दिया। तो देखो क्या बन गया आपके पास, 2 डबल बॉन्ड थे, क्या एक डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड बन गया है? ठीक बात है। अगर आप 2 डिग्री बनाओगे, मान लो 2 डिग्री अमाइन ले रहे हो, RCH2NHCH3। अगर आप 2 डिग्री अमाइन ले रहे हो, इसकी रिएक्शन आप कार्बन डाइसल्फाइड से करा रहे हो, CH2 से, तो क्या यहां से H रिलीज होगा? क्या वो H इसके साथ जाके जुड़ जाएगा? जी हां। और जब H इसके साथ जाके जुड़ जाएगा तो R बनेगा, CH2 बनेगा, फिर क्या बनेगा? N, इसके ऊपर से क्या जुड़ा हुआ है? CH3, और C डबल बॉन्ड S, और क्या बन गया? SH। अगर आप 3 डिग्री अमीन बनाओगे तो 3 डिग्री अमीन में क्या H है? अगर H नहीं है तो क्या रिएक्शन करेगा? तो CS2 से ये रिएक्शन ही नहीं करता है। तो आप देखो कॉमन चीज ये है कि आपके सामने 3 डिग्री रिएक्शन नहीं कर रहा है। अब देखोगे क्या यहां पे एसिडिक H प्रेजेंट है 1 डिग्री वाले में? जी हां, यहां पे एसिडिक H प्रेजेंट, और दूसरे वाले में एसिडिक H एब्सेंट। इसकी रिएक्शन जब आप HgCl2 से कराते हो तो बेटा मस्टर्ड ऑयल जैसा स्मेल आता है, सरसों तेल, मस्टर्ड ऑयल स्मेल। इसमें HgCl2 से डालोगे तो कोई स्मेल नहीं आता है और ये रिएक्शन ही नहीं करता है। एक कंपाउंड बनता है विच इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स, जो आपको सिलेबस में नहीं है। एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है मरकरी का। इसमें भी H2S बन जाना चाहिए था, बहुत बढ़िया। तो यहां पे H2S क्यों नहीं बना? जब H2S बन जाएगा तो क्या कार्बन के 2 बॉन्ड खाली हो जाएंगे?
वो कैसे पूरा करोगे भाई, वो कैसे पूरा करोगे? तो बनता। तो हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट में देखो, टेस्ट कभी भी आएगा ना, कभी भी आपसे प्रोडक्ट नहीं पूछता कि क्या बनेगा, स्ट्रक्चर नहीं पूछता क्या बनेगा, ये पूछा जाता है कि 1 डिग्री रिएक्ट करके क्या स्मेल दे रहा है, या 1 डिग्री रिएक्ट करके क्या कलर दिखा रहा है, या 1 डिग्री रिएक्ट करके सॉल्युबल होगा कि नहीं होगा। वो बस टेस्ट में बिहेवियर पूछता है, टेस्ट का रिएक्शन कभी नहीं पूछा जाएगा कि टॉलन से रिएक्शन करके बना क्या ना, टॉलन से रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा बस ये ध्यान रखना है, थ्योरेटिकल। फेहलिंग से रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा बस ये ध्यान रखना है, कैसे करेगा ये कोई नहीं पूछ रहा। टेस्ट का रिएक्शन सिलेबस में नहीं है, टेस्ट होता है कि नहीं होता बस ये सिलेबस में, ठीक है। जैसे यहां पे मस्टर्ड ऑयल में ये नहीं पूछेगा कि क्या रिएक्शन होगा, मस्टर्ड ऑयल में ये पूछेगा कि कौन रिएक्शन देता है 1 डिग्री, कैसे देता है, मस्टर्ड ऑयल जैसा स्मेल देता है। 2 डिग्री रिएक्शन करता है नहीं, केवल एक स्टेप करेगा, दूसरी बार में स्मेल नहीं देगा, 3 डिग्री रिएक्शन ही नहीं करता। सरसों के तेल जैसा स्मेल होता है, ये नहीं है सरसों का तेल, ये बिहेवियर ऑयली दिखाता है बट सरसों का तेल जैसा नहीं है, इट इज बिहेवियर लाइक दैट। हाँ, तो पता चले आप यहां पे सरसों का तेल क्या, प्रोडक्ट याद नहीं रखना है, जो भी टेस्ट है चाहे अल्कोहल फिनॉल का हो चाहे एल्डिहाइड कीटोन का हो, टेस्ट का रिएक्शन याद नहीं करना है, टेस्ट में हुआ क्या बस ये पता होना चाहिए, कौन रिएक्शन दिया कौन नहीं दिया, रिएक्शन करके क्या कलर हुआ, रिएक्शन करके सॉल्युबल क्या हुआ, थ्योरेटिकल चीजें याद रखनी है, रिएक्शन नहीं पूछा जाता। नो, रिएक्शन बस ये याद रखना है कि 1 डिग्री CH2 के साथ रिएक्शन करता है, एसिडिक H बनता है, फिर वो मस्टर्ड ऑयल टेस्ट देता है, मस्टर्ड ऑयल स्मेल बनाता है। 2 डिग्री केवल ये रिएक्शन देगा बट मस्टर्ड ऑयल नहीं बनाएगा, स्मेल नहीं देगा, 3 डिग्री रिएक्शन ही नहीं करेगा। ये कंपाउंड याद नहीं करना कि बन क्या रहा है, ये बन क्या रहा है कोई नहीं पूछेगा आपसे, कलर आता है बस। यस, केवल 1 डिग्री का टेस्ट है ये, हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट केवल 1 डिग्री का टेस्ट है। यस, अब 4 टेस्ट हैं आपके पास, चारों टेस्ट आपने पढ़ा, इसके बाद आप लिखोगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नहीं करेगा बस, हाँ हाँ यस। अब लिखो यहां पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हाँ हाँ हाँ, किसका कराते हैं? शुगर का, हाँ कराएंगे अगले चैप्टर में बायोमोलिक्यूल में। अगले चैप्टर में बताऊंगा, बायोमोलिक्यूल में टेस्ट है, शुगर का भी है, ग्लूकोज का भी है, आपके अमाइनो एसिड का भी है, शुगर खा खा के टेस्ट कराएंगे, टेंशन मत लो। टू डिग्री टेस्ट नहीं दे रहा, हाँ केवल 1 डिग्री टेस्ट दे रहा है मस्टर्ड ऑयल। हाँ, क्या बोले थे हम? सरसों का तेल बोले थे। सरसों का तेल जो है लड़कों का बॉडी लोशन होता है, क्यों? ठंडा लगा खत्म, लड़कियां अपना बॉडी लोशन या पता नहीं क्या है ना, मार्केट में 1000 तरीके, लैक्मी मिल रहा है तो पता नहीं क्या मिल रहा है, हम लोग रहे घर में वही जो खाना बन रहा है उतारे, बढ़िया हो गया सरसों तेल। सरसों तेल बाल में मत लगाना, जो ये मेरा पूरा बना है ना, ये आपका ही बन जाएगा, तो डोंट यूज सरसों तेल, ये सब सरसों तेल का इफेक्ट है। मेरी मम्मी बोला करती थी कि सरसों तेल लगाओ बहुत फायदेमंद होता है, उन्होंने मतलब जबरदस्ती वो कर दिया था कि पका नहीं, कोई भी नहीं लगाना चाहिए। सरसों तेल इज वेरी हेवी और उसमें बहुत डस्ट पार्टिकल होता है, इसके स्कैल्प को ना मतलब चिपचिपा कर देगा और उसमें डैंड्रफ और डस्ट पार्टिकल जल्दी आता है, राइट, तो इसलिए आप मत यूज करिए। चलो यहां लो, हाँ तुम्हारे तो है ही नहीं, तुम क्या करोगे? हाँ शांत शांत,
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, लास्ट में ये 3-4 रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक के, वो कर लीजिए। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आपने हैलोजिनेशन पढ़ा है पहले से, ये तो हो गया आपका। हैलोजिनेशन आपने पहले से पढ़ा हुआ है। हैलोजिनेशन हमने किया था X2 लुईस एसिड, है ना, Cl2 लुईस एसिड, Br2 लुईस एसिड, इसके प्रेजेंस में हमने हैलोजन ऐड कराया था। मान लीजिए ये मैं लेता हूं एनिलीन। अब एनिलीन का मुझे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना है। मुझे बताओ ये प्लस एम दिखा रहा है कि माइनस एम? प्लस एम। डायरेक्टली अटैच एटम पे लोन पेयर हो तो क्या ये प्लस एम दिखाएगा? अगर प्लस एम है तो क्या मैं बोल दूं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और अगर डोनेटिंग ग्रुप है तो क्या ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो जाता है? बढ़िया, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो जाता है। अब बोर्ड पे देखो, क्या ये लोन पेयर इस बेंजीन के साथ रेजोनेंस करेगा? अगर रेजोनेंस करेगा तो क्या ये लोन पेयर अपना, ये नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन बेंजीन को दे देगा? अगर अपना इलेक्ट्रॉन बेंजीन को देगा तो बेंजीन का इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। अगर बेंजीन का इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, इसी को तो बोलते हैं कि रिंग इज हाईली एक्टिवेटेड। बेंजीन पे अगर चार्ज बढ़ गया तो उसको क्या बोलते हैं? रिंग एक्टिवेट हो गया। रिंग इज हाईली एक्टिवेटेड, तो रिंग एक्टिवेट हो गया। अब रिंग अगर हाईली एक्टिवेट हुआ है तो चाहे पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो, सारे ऑर्थो पैरा पे एक साथ लगा देता है। क्यों एक साथ लगा देगा भाई? ऑर्थो पे अलग पैरा पे अलग क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि रिंग क्या है? हाईली एक्टिवेटेड। सारा का सारा लोन पेयर कहां आ गया है? बेंजीन में। तो चाहे पोलर लो चाहे नॉन पोलर लो, 246 बन जाएगा। 246 दोनों में बनेगा शांत, बिकॉज रिंग इज हाईली एक्टिवेटेड। और हाँ, रिंग हाईली एक्टिवेटेड इसलिए हुआ बिकॉज ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर रहा है, और डोनेट करेगा तो इस पे इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ गया उसी को बोलते हैं एक्टिवेट हो गया। नो, OH क्या अपना लोन पेयर आसानी से देगा या कम देगा? कम देगा ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कम देगा। बट नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इसलिए ज्यादा दे पाता है, वो अलग देगा। फिनॉल का रिएक्शन है वो। केवल आपके सामने NH2 हाईली एक्टिवेट करता है, ठीक है। बट अगर OH लगा दो तो क्या ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया? क्या वो उतनी आसानी से लोन पेयर दे पा रहा है? नहीं, तो उतना हाईली एक्टिवेट नहीं कर रहा है। अब आपके पास दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मुझे ऑर्थो और पैरा अलग अलग बनाना है, अब क्या करें? भाई इस तरह से तो ऑर्थो पैरा पे साथ ही बन जा रहा है ना। इस तरह से आप कभी भी कराओगे तो सारे ऑर्थो पैरा पे एक साथ ही BR लग जाएगा। मैं चाहता हूं कि ऑर्थो पे अलग लगे या पैरा पे अलग लगे, है ना। मुझे एक साथ तीनों में नहीं चाहिए, मुझे ऑर्थो पे चाहिए और पैरा पे अलग अलग चाहिए। तो कैसे कराएंगे? तो बोर्ड पे देखिए, अगर मुझे ऑर्थो और पैरा पे अलग अलग सब्स्टिट्यूशन कराना है तो मैं क्या करूंगा? एक सोच के देखो कि ये एक साथ क्यों आया? क्योंकि हाईली एक्टिवेट हो चुका था। हाईली एक्टिवेट क्यों हुआ? क्योंकि सारा का सारा लोन पेयर डोनेट हो रहा था। अगर मैं लोन पेयर को कम डोनेट करने दूं, अगर मैं किसी भी तरह लोन पेयर को कम डोनेट करने दूं तो क्या ये कम एक्टिवेट होगा? कम एक्टिवेट होगा तो क्या तीनों जगह लगेगा? अब नहीं लगेगा, नहीं लगेगा भाई। ये तीनों जगह तब लगा जब हाईली एक्टिवेट था। हाईली एक्टिवेट तब हुआ जब सारा का सारा लोन पेयर डोनेट हो गया। ठीक बात है। अगर पूरा का पूरा लोन पेयर डोनेट ना हो तो ये उतना एक्टिवेट नहीं होगा, तो तीनों जगह नहीं लगेगा, तो अलग अलग लगेगा। अब कैसे लगेगा? बोर्ड पर देखिए, यहां NH2 है, एनिलीन। इसकी रिएक्शन आप करा रहे हो, मान लो इसकी रिएक्शन आप करा रहे हो, प्लस एम है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। इसकी रिएक्शन मान लीजिए हमने कराया CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। इसकी रिएक्शन हमने करा दी एनहाइड्राइड से, और मैंने ये रिएक्शन कराया हुआ है। याद करो जब मैं बनाया था हाइड्राजोन 2,4 फिनाइल डाइहाइड्राजोन, उस समय यही तो कराया था कि एसिड एसिड डेरिवेटिव सबसे रिएक्शन कराया था। उसमें एक रिएक्शन ये भी था। तो वहां पे मैंने आपको सिखाया हुआ है कि जब भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का रिएक्शन हो, क्या H2O निकलेगा या HCl निकलेगा? तो यहां पे क्या निकल रहा है? H2O। H2O निकाल दो। तो जब आप H2O निकालोगे तो देखो क्या बन रहा है,
वहां से H2 निकल चुका है, वहां से O निकल चुका, क्या नाइट्रोजन आएगा? नाइट्रोजन C डबल बॉन्ड O आ जाएगा, क्या CH3 आ जाएगा? ठीक है, ऑक्सीजन ले चुका है, तो किससे जुड़ गया आपके सामने? नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन की वैलेंसी पूरी करनी है, इसलिए एक H सॉल्वेंट से लेके दे देंगे। नाइट्रोजन की वैलेंसी पूरी करनी है, इसलिए एक H हम लोग सॉल्वेंट से लगा देंगे। ठीक बात है। अब देखो इससे हुआ क्या, क्या नाइट्रोजन का लोन पेयर क्या पूरा इधर डोनेट हो रहा है या कुछ कुछ इधर भी डोनेट हो रहा है? क्या थोड़ा नीचे और थोड़ा राइट साइड में? तो क्या अब कम डोनेट हो रहा है? क्या अब कम डोनेट हो रहा है तो क्या ये लेस एक्टिवेटेड रिंग हो जाएगा? अब अगर लेस एक्टिवेटेड होगा तो क्या तीनों एक साथ लेगा, अब अलग अलग लेगा? लेस एक्टिवेटेड रिंग हो गया। तो लेस एक्टिवेटेड रिंग में अब हमें अगर अलग अलग चाहिए तो बस रिंग को लेस एक्टिवेटेड कर दीजिए, लेस एक्टिवेटेड कर दीजिए, Br2 एसीटेट, कोई भी पोलर सॉल्वेंट ले लीजिए, तो क्या होगा, एक बार आपके सामने लग जाएगा NH C डबल बॉन्ड O CH3, एक बार कहां लगेगा? ऑर्थो पे, एक बार कहां लगेगा? पैरा पे। तो अगर तीनों पे एक साथ लगाना है तब तो डायरेक्ट कर दीजिए, चाहे पोलर लीजिए चाहे नॉन पोलर लीजिए, तीनों पे एक साथ लगेगा। लेकिन ऑर्थो अलग पैरा अलग, दोनों को करना है, तो क्या रिंग को अब कम एक्टिवेट करना पड़ेगा। और रिंग कम एक्टिवेट कैसे होगा? जब उसमें रेजोनेंस दोनों साइड होने लगे। तो रिंग में भी रेजोनेंस हो रहा है, राइट साइड में भी रेजोनेंस हो रहा है, दोनों साइड रेजोनेंस होगा। अब ये लोन पेयर कम डोनेट कर रहा है, लेस एक्टिवेट हो गया, अब ये हो गया क्या? रेजोनेंस ब्रेक करना है। रेजोनेंस क्यों ब्रेक करना है? डीलोकलाइज बोलते हैं उसको, कि लोन पेयर डीलोकलाइज है। अब देखो ध्यान से बोर्ड पे, अगर मैं इसकी हाइड्रोलिसिस करा दूं तो हाइड्रोलिसिस में हमें पता है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव को क्या मिलेगा? H, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव को क्या मिलेगा? OH। तो देखो जब हाइड्रोलिसिस कराओगे आपके सामने ये बन गया, और जब इसकी हाइड्रोलिसिस कराओगे तो आपके सामने यहां Br, यहां पे NH2 और यहां पे आपके सामने CH3COOH बन गया पैरा, ताकि लेस एक्टिवेट करा पाए। अगर वो नहीं लेंगे तो रेजोनेंस नहीं करेगा, तो लेस एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। हाँ, सेकेंड स्टेप में पोलर पोलर मीडियम लेने के लिए, भाई कोई भी रिएक्शन कराओगे मीडियम तो दोगे। कोई भी वाटर ले लो, CH3COOH ले लो, कोई भी सॉल्वेंट ले लो, ठीक है, एनी सॉल्वेंट। भाई ये अंडरस्टूड है, सॉल्वेंट जो H दे दे, H लग रहा है ना, तो वैसा सॉल्वेंट लो जो H दे दे। जल्दी करिए भाई। ब्रोमिनेशन के बाद नेक्स्ट करेंगे नाइट्रेशन। तुम लोग सर्दियों में आइसक्रीम खाते हो, आइसक्रीम खा के ऐसे फोटो डालते हैं, लाइफ इज लाइक ए आइसक्रीम, एंजॉय बिफोर इट मेल्ट्स। भाई साहब, एक तो मैं नीचे से गुजर रहा था, क्लास लेके जा रहा था, तो ये वहां बैठे थे जहां साइकिल वाइकिल लगती है ना, मैं सोच रहा हूँ बस एक जैकेट दे दूं गार्ड वाला, दोनों काम हो ही जाएगा।
साइकिल भी लगवा ही देंगे और अपना आइसक्रीम भी खाते रहेंगे। और फिर उसके बाद घर पहुंचा तो घर में कैब में मैं क्या करूं, तो मैं स्टेटस देख रहा होता हूं, फिर उन्होंने तुरंत ही स्टेटस लगा लिया कि लाइफ इज लाइक ए आइसक्रीम, एंजॉय बिफोर इट मेल्ट्स। भाई साहब, एक तो खा भी रहे हैं, ऊपर से उसको दिखा भी रहे हैं लोगों को। बताइए जरा। और भी सर्दी में लाइफ इज लाइक नॉट आइसक्रीम, सर्दी में लाइफ इज लाइक कॉफी, एंजॉय बिफोर इट गेट्स कोल्ड। बट भगवान ने एक कॉमन सेंस दी है ना कि सर्दियों में गर्म चीज खाना है, गर्मियों में सर्दी चीज खानी है। नहीं, बट मुझे कोट अच्छा लगा, लाइफ इज लाइक आइसक्रीम, एंजॉय बिफोर इट मेल्ट्स। चलो भाई, नाइट्रेशन का मिक्सचर तो आपको याद है, अभी तक कम से कम मैं 10-20 बार इसको लिख चुका हूंगा। कॉन्क HNO3 कॉन्क H2SO4, ये दोनों क्या जनरेट करेगा? NO2+। बहुत बढ़िया। अब NO2+ जनरेट करेगा, तो क्या ये ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग है या मेटा डायरेक्टिंग है? ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग है। तो ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग है, तो आपके हिसाब से देखोगे बोर्ड पर, मैं पहले आपके हिसाब का आंसर लिख रहा हूं, एक बार ऑर्थो पे आएगा और एक बार पैरा पे आएगा, एक बार ऑर्थो पे आएगा और एक बार पैरा पे आएगा। ठीक है, कौन मेजर होगा? शांत। पैरा होगा मेजर। अब इसमें समझाऊंगा एच बॉन्डिंग वगैरह कहानी, बट इसके अलावा 2023 में जो क्वेश्चन आया है, आप लोग 2-3 साल से तो दे ही रहे हो, आपको याद तो होगा ही, है ना? तुम्हारे साथ अच्छी बात यह है कि 3 साल की PYQ नहीं करनी है, 2-3 साल से तो दे ही रहे हो। अब देखो ध्यान से जरा बोर्ड पे, एक्चुअली होता क्या है, यहां पे देखोगे तो क्या एनिलीन का मतलब बेस है, क्योंकि लोन पेयर है ना यहां पे, तो लोन पेयर है तो क्या ये बेस है, और सामने भाई 2-2 एसिड पड़ा हुआ है, तो क्या सबसे पहले कौन सा रिएक्शन होता है? एसिड बेस रिएक्शन होता है। बेस का मतलब क्या होगा? H+ जुड़ जाएगा। बेस, एसिड बेस रिएक्शन का मतलब क्या हुआ? बेस में H+ जुड़ जाएगा, यही तो एसिड बेस रिएक्शन होता है। अब ये देखो, क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या विड्रॉइंग है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, चूंकि सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन हुआ, और एसिड बेस रिएक्शन से क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बन गया। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग होता है या मेटा डायरेक्टिंग होता है? मेटा डायरेक्टिंग होता है। तो देखिएगा यहां पे, दिस इज योर मेटा डायरेक्टिंग। तो देखो, आप सोच रहे थे कि ऑर्थो और पैरा पे बनेगा, लेकिन बन गया मेटा पे। रीजन? एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन अब इसको ऑर्थो पैरा नहीं रहने दिया, मेटा भी कर दिया। अब देखो, तो परसेंटेज जब सुनोगे, ये होता है मेरे भाई 51% बनता है, ये बनता है बेटे 47%, और ये बनता है मेरे भाई 2%। समझ में आया? 42 ही बचेगा ना? हाँ, भाई अब इसको देखो, अब आपका एक सवाल होगा कि सर ये तुरंत ये बन जाएगा, इसका मतलब मेटा ही बनना चाहिए था। नो, क्या सारा एसिड बेस रिएक्शन करेगा? कुछ कुछ करेगा, कुछ कुछ नहीं करेगा। भाई जब इसमें कॉन्क HNO3 कॉन्क H2SO4 डालेंगे तो क्या सारे मोलिक्यूल ये बना लेगा? नो, ऊपर के कुछ मोलिक्यूल जो हैं, भाई मान लो यहां पे एनिलीन लिया गया है, अब ड्रॉप से उसमें कॉन्क HNO3 कॉन्क H2SO4 डाल रहे हैं, तो सबसे पहले कौन बनाएगा? ऊपर लेयर। तो अपर लेयर वाले कुछ कंपाउंड ये बनाएंगे, बाकी नीचे वाले तो अभी यही है, तो ये तो रिएक्शन हो ही रहा है ऑर्थोपेरा नीचे वाले से, लेकिन अपर लेयर वाला क्या बन गया? मेटा डायरेक्टिंग, तो मेटा बन गया। अब यहां पे समझ में आना चाहिए कि सर ये तो H बॉन्ड बन रहा है, यहां तक H बॉन्ड बन रहा है,
तो H बॉन्ड तो हाईली स्टेबल होता है, H बॉन्ड से तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, इसका मतलब वो मेजर होना चाहिए था। ये सबसे माइनर कैसे हो गया? ये 2% बन रहा है, तो बनी नहीं, मतलब 2% का मतलब रिएक्शन में नेग्लिजिबल है, हो ही नहीं रहा है। क्यों? कोई जवाब? देखिए ध्यान से भाई, प्रोडक्ट स्टेबल है, बट रिएक्शन प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी से थोड़ी बनता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी से बनता है। भाई रिएक्शन प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी से थोड़ी देखोगे, रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी से देखोगे। कार्बोकेटाइन बन रहा है तो कार्बोकेटाइन जिसका स्टेबल होगा वो हायर प्रोडक्ट बनाएगा, कार्बोनाइन बन रहा है तो जिसका कार्बोनाइन स्टेबल बन रहा है वो हायर प्रोडक्ट बनाएगा। प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी से प्रोडक्ट कब डिसाइड होने लगा? प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी से प्रोडक्ट डिसाइड होता है केवल एक जगह, एलिमिनेशन में। याद है जब आप लिखते थे रेट ऑफ E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, रेट ऑफ E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी से प्रोडक्ट का मेजर माइनर केवल एलिमिनेशन में होता है, बाकी हर जगह प्रोडक्ट का मेजर माइनर इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी से देखा जाता है। तो ये भले ही प्रोडक्ट स्टेबल है, बट मेजर माइनर उससे थोड़ी डिसाइड होगा। बस आपको 2023 में जो पूछा गया था वो क्या पूछा गया था? व्हाई मेटा प्रोडक्ट इज माइनर ऑल्दो इट इज ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग। ये ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग है, पर फिर भी मेटा क्यों ज्यादा बन रहा है? व्हाई मेजर प्रोडक्ट? क्योंकि एसिड बेस रिएक्शनों के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बनता है, और ये पूरा एज इट इज लिखा हुआ था। NH3+ बनेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और मेटा डायरेक्टिंग होता है, इस वजह से ये बनता है। ये सर्सन रीजन का क्वेश्चन था, आपको याद ही होगा। हाँ हाँ, इंटरमीडिएट नहीं देखते? रेट ऑफ रिएक्शन में इंटरमीडिएट देखते हैं? हाँ, हर जगह रेट ऑफ रिएक्शन इज डिसाइडेड बाय स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। इसमें दो तरह की रिएक्शन हो रही है, एक इस तरह से, एक इस तरह से। इंटरमीडिएट आप डिसाइड नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट, नाइट्रेशन के बाद अब लिखोगे अगला इज सल्फोनेशन। अच्छा लिखना है, जल्दी लिखो। हाँ, डिसाइड इसलिए किया हुआ क्योंकि वहां पे रिपल्सन कम हो रहा है, इसलिए पैरामेजर है। जल्दी लिखिए। क्या? नहीं है, लग रहा है, बट उससे मेजर माइनर डिसाइड नहीं होगा। क्या? इसमें माइनस एम लग रहा है, मेजर वाले माइनस एम लग रहा है। अरे यार, NO2 का माइनस एम क्यों दिख रहे हो? इसके में NO2 लगा है, NO2 खींचेगा थोड़ी, लगने के बाद, लगने से पहले थोड़ी। चलिए, नाइट्रेशन के बाद लिखेंगे सल्फोनेशन। जल्दी लिखिए भाई। नहीं, पूछना है क्लास के बाहर। तुमको कैसे पता? तुम नेता हो यहां के? एक और साइड प्रोडक्ट बनता है, और साइड, ये ऑलरेडी कराया हुआ रिएक्शन है, दोबारा क्यों पूछ रहे हो तुम? तो साइड प्रोडक्ट है, उसका कोई यूज नहीं है, रिएक्शन से बाहर निकल जाएगा। लड़कों क्या बोला जाए? कुछ नहीं, साइलेंस इज द बेस्ट आंसर। वेरी नाइस, लड़के समझदार हैं यार हमारे। साइलेंस इज द बेस्ट आंसर, ये मैंने सीखा कोटा के बाद। लिखिए सल्फोनेशन, हो गया? साथ साथ में लिखा करो यार। अब तो आज ये चैप्टर खत्म होगा ना, उसके बाद कल हम लोग
आपका जो फिनॉल ईथर बचा हुआ है पहले वो कंप्लीट कर लेंगे, फिर बायोमोलिक्यूल स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो कल ईथर भी ऐसे ही है, अमाइन जैसे ही छोटा चैप्टर है, ठीक है। ईथर में 6-7 ही रिएक्शन है, बहुत ज्यादा नहीं है। तो फिनॉल ईथर फिर बायोमोलिक्यूल, हाँ 18 पेज में, हाँ लिखवाएंगे ना, अभी क्वेश्चन लिखवाएंगे, उसमें टेंशन ना लो, कल करवाएंगे, कल पूरा क्लास है। हो गया। अब लिखो सल्फोनेशन, बोर्ड पर देखिएगा। सल्फोनेशन को पहले समझ लीजिए, थोड़ा सा टेढ़ा रिएक्शन है और इंपॉर्टेंट है। सल्फोनेशन हम लोग किस रिएजेंट से कराते हैं? ओलियम से, या फिर ओलियम के बजाय क्या लिखा होगा? H2SO4 और SO3, या तो H2SO4 और SO3 लिखा होगा, या फिर आपके सामने क्या लिखा होगा? ओलियम, H2S2O7, ठीक है भाई। अब मुझे बताओ ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा या मेटा डायरेक्टिंग? भाई सामने जबरदस्त एसिड पड़ा है, सामने वेरी हाई एसिड। जब बहुत हाई एसिड है तो क्या सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन कर लेगा ये, और एसिड बेस रिएक्शन करके क्या ये NH3 प्लस बना लेता है, और NH3 प्लस बना लेगा क्या HSO4 माइनस बगल में पड़ा होगा सबसे पहले, क्योंकि वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या इसको पूरा एसिड बेस रिएक्शन करा देगा? एसिड बेस रिएक्शन करा के सॉल्ट बना दिया, बहुत बढ़िया। अब ये सॉल्ट बन गया है, ध्यान से देखो, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या मेटा डायरेक्टिंग? मेटा डायरेक्टिंग। लेकिन अब क्या करना है, मुझे तो बनाना है ऑर्थो पैरा, मुझे तो ऑर्थो पैरा बनाना है। मेटा डायरेक्ट इससे बनाओगे तो क्या बन जाएगा? इसमें अगर आप ओलियम डाल दो H2S2O7, क्या बन जाएगा भाई? मेटा डायरेक्ट, क्योंकि ये बन गया NH3 प्लस HSO4 माइनस, और SO3H कहां जुड़ रहा है? मेटा पे जुड़ रहा है, बढ़िया हो गया मेटा डायरेक्ट। अब जरा बोर्ड पर देखो, अब जरा बोर्ड पर देखो, अगर मान लो मुझे ऑर्थो पैरा बनाना है तो कैसे बनाएंगे? सुनना, मान लो मेरे पास एसिड बेस रिएक्शन होता है और मैं इसको हीट कर देता हूं। व्हाट इफ आई हीट? इस प्रोडक्ट को हीट करूंगा तो क्या होगा? तो क्या यहां से सारा का सारा H2SO4 वेपर बन जाएगा? भाई इसको अगर मैं हीट करता हूं तो क्या सारा का सारा H2SO4 वेपर बन जाएगा, और H2SO4 वेपर के बाद क्या बन गया? NH2। ध्यान से देखिए, पहले मेरे पास एक रिएक्शन बीकर था, इस बीकर में एनिलीन लिया हुआ था, और एनिलीन में हम लोग ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या करते हैं? एनिलीन में हम लोग ड्रॉप बाय ड्रॉप H2SO4 इसमें डालते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप H2SO4 डालते हैं, ठीक है, और इस तरह से ये रिएक्शन कराते हैं। तो ड्रॉप बाय ड्रॉप जब H2SO4 डालेंगे तो क्या H2SO4 वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड है, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्या एसिड बेस कर दिया? एसिड बेस करने से क्या वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मेटा डायरेक्टिंग बना दिया। मुझे अब ऑर्थो पैरा बनाना है, तो कैसे बनाएंगे वो सोच रहे हैं हम। तो किसी भी तरह से ये नहीं होना चाहिए, NH3 प्लस नहीं होना चाहिए, ठीक ना, हमें NH2 से ही ऑर्थो पैरा बनेगा। अब NH2 से ऑर्थो पैरा कैसे बनेगा? अगर मैं रिएक्शन में यहां पे मैं हीटर लगा दूं, रिएक्शन में मैं यहां पे हीटर लगा देता हूं, तो जब मैं हीटर लगाऊंगा तो क्या जितने भी एसिड के ड्रॉपलेट्स हैं, एसिड के ड्रॉप्स हैं H2SO4, क्या वो वेपर बन के निकल जाएगा रिएक्शन से? तो एसिड के ड्रॉपलेट्स क्या वापस वेपर बन के बाहर निकलेंगे? वेपर बन के बाहर निकलेंगे। तो सिमिलरली जब हीट करेंगे तो सारा H2SO4 वेपर बन के बाहर निकलेगा। अब क्या बचा रिएक्शन में? एनिलीन, क्योंकि जितना ड्रॉप डाला था क्या वो हीट करने पर वेपर बन गया है? बढ़िया। अब मैं इसमें डाल रहा हूं कॉन्क H2SO4, या फिर ओलियम डाल देता हूं, H2S2O7, ओलियम डाल देता हूं। ओलियम क्या करता है? SO3H लगाता है। कहां लगाएगा? ऑर्थो पर भी, पैरा पर भी। बट ऑर्थो वाला क्या माइनर बनेगा? ऑर्थो वाला क्या क्यों माइनर बनेगा? क्योंकि भाई ये क्या कर रहा है? रिपल्सन। ऑर्थो वाला माइनर है, पैरा वाला मेजर होगा। तो देखो यहां पे पैरा वाला बनाओ सबसे पहले, तो मैंने यहां पे बना दिया पैरा, ये बन गया NH2, और यहां क्या लग जाएगा? SO3H। क्या ये मेजर होगा? और क्या ये भी बनेगा, बट बहुत कम अमाउंट में बनेगा। ये बनेगा बट बहुत कम अमाउंट में बनेगा, क्योंकि रिपल्सन हो रहा है। तो दिस इज माइनर। कहां रिपल्सन होगा? हाँ, ये रिपल्सन कर रहा है तो माइनर बना, रिपल्सन कर रहा है माइनर बना। अब देखो बोर्ड पर, क्या मेरे भाई यहां पे, अच्छा SO3H आएगा। अब जरा बोर्ड पर देखो, क्या यहां पे ये H एसिडिक H कहलाता है? भाई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हुआ है। क्या यहां पे मेरे भाई सेम ही कंपाउंड में बेस है?
अगर सेम ही कंपाउंड में एसिड पड़ा हो, सेम ही कंपाउंड में बेस पड़ा हो, तो क्या दुनिया का सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन हो जाएगा? एसिड बेस रिएक्शन। अब एसिड बेस रिएक्शन फास्टेस्ट रिएक्शन है, और अगर सेम ही कंपाउंड में है तो क्या बहुत ज्यादा फास्टेस्ट रिएक्शन? तो क्या देखो, H वहां चला गया और SO3 माइनस यहां जा चुका है, H वहां गया, SO3 माइनस बच गया। ये जो बना है इसका नाम होता है ज्वीटर आयन। कई बार पूछा गया है फॉर्मेशन ऑफ ज्वीटर आयन, इसलिए लिख लीजिए, लिख लीजिए। हाँ, यहां पे दूसरे स्टेप में हमने हीट कर दिया, अब एसिड है ही नहीं यहां पे भाई, एसिड था तो हमने ले लिया, बट यहां अब एसिड बचा ही नहीं है, ठीक है? हीट करने पर सारा वेपर निकल गया है, तो आपके पास अब ऑर्थोपेरा बन जाएगा। आप सिंपल लिखिए, हीट करने पर एसिड बेस रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है? आफ्टर हीटिंग एसिड बेस रिएक्शन नहीं होगा। हाँ, क्या ओलियम जब तक डाइल्यूट नहीं है तब तक एसिड नहीं है, ओलियम जब तक डाइल्यूट नहीं है तब तक एसिड नहीं है, डाइल्यूट होगा तब तो H2SO4 बनेगा भाई, जब उसमें वाटर डालोगे तब तो H2SO4 और SO3 में टूटता है, वाटर डाल ही नहीं रहे हो तो सीधा SO3H जोड़ेगा। हाँ बताइए। नो, नहीं होता है, क्योंकि रिपल्सन से बहुत कम बनता है, ठीक है? रिपल्सन से इट इज वेरी लेस फॉर्मेशन, ये बनता ही नहीं, बहुत कम बनता है। इसका जो प्रोडक्शन है वो 0.4% के आसपास है, 99% ये बनता है, तो वो देखते ही नहीं है, वेरी वेरी लेस। यहां डाइल्यूट था तो एसिड बेस हुआ भाई, SO3 H2SO4 अलग से दिखाया है ना, यस। इसके बाद सल्फोनेशन के बाद लास्ट बचता है फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन एल्काइलेशन, बहुत अच्छा रिएक्शन है और लिख लीजिए, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन एनिलीन से होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। बस आपको ये समझना क्यों नहीं होता। हाँ, बहुत अच्छा रिएक्शन है, याद ही नहीं करना पड़ेगा, होता ही नहीं मतलब आएगा नहीं। ज्यादा से ज्यादा ये पूछ सकता है कि क्यों नहीं होता है, अभी रीजन बता देता हूं। दिन भर में कितना कैलोरी खाते हो तुम लोग? 12,000। पता कैसे तुम बायो के स्टूडेंट हो, तुम नहीं पूछ सकते कि कैसे पता चलेगा कितना। भाई हमें पता होना चाहिए कि हम कितना कैलोरी खा रहे हैं। एक एक चपाती में कितना कैलोरी होता है? चपाती के ऊपर डिपेंड करता है। नाइस, सही बात है, अगर पराठा खा लिए तो फिर ज्यादा ही होगा। वेरी नाइस। स्टैंडर्ड साइज बताइए, स्टैंडर्ड साइज आपके मेस वाला साइज बताइए, है ना? ये नहीं चलेगा कि पूड़ी खा लिए तो सर आज कम ही हो तो खाए थे। एक चपाती में कितना होता है? बहुत कम है, तो 50 कैलोरी नहीं। एक चपाती में स्टैंडर्ड साइज की बात करोगे तो 150 कैलोरी मिलती है। एक एक स्टैंडर्ड साइज ऑफ रोटी इज, मतलब जिसको आप 4 से 5 बाइट में खत्म कर पाए उसमें 150 कैलोरी होती है, राइट? इसीलिए रिकमेंडेड है कि 2 चपाती ज्यादा नहीं खाइए, 300 कैलोरी ज्यादा रोटी से मत लीजिए, अदरवाइज ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा और वही 30 साल में जाके आपको फिर बीपी और हाइपरटेंशन होगा। हम कहां खा रहे थे भाई चपाती, रोटी नहीं खाता मैं। शुगर कभी कभी आपकी बॉडी ले लेगी, बट हमेशा नहीं, हमेशा नहीं। चावल देखो, एक बाउल चावल में 200 कैलोरी होती है, तो आप एक बाउल से ज्यादा ना खाएं, ठीक है? सुनो मैं तुम्हें सिखाता हूं, तुम सुनो ध्यान से। मान लो ये तुम्हारा प्लेट है,
ये तुम्हारा प्लेट है, इसको सेंटर मानो, इसको 4 पार्ट में डिवाइड करो, पहले 4 पार्ट में डिवाइड करो। एक पार्ट में आपका राइस होना चाहिए, या फिर अगर आप रोटी पसंद करते हो तो, बट अवॉइड रोटी, अवॉइड रोटी, ठीक है। अरे बहुत हजार्डस इफेक्ट है आपके हेल्थ पे, 30-32 साल के, जब 35 साल के होने लोगे तो पता चलेगा, या फिर मेडिकल कॉलेज में जाओ ना, दूसरे पहले साल में पता लग जाएगा। यहां पे आपका होना चाहिए वेजिटेबल। अब दिक्कत ये है ना कि हम ये खाते हैं और इसमें इतना सा वेजिटेबल खाते हैं, प्रॉब्लम ये नहीं चलेगा भाई। जितना आपके पास, जितना राइस प्लस रोटी का कॉम्बिनेशन है उतना ही वेजिटेबल होना चाहिए, और उतना ही सैलेड होना चाहिए, और उतना ही अलग से। देखो इंडियन बॉडी में ना, इंडियन बॉडी में प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं होता है जनरली, ठीक है। तो प्रोटीन लेना चाहिए, प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ एग, प्रोटीन जो इजिली डाइजेस्टेबल प्रोटीन हो, प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ योर काबुली चना, जानते हो काबुली चना, या फिर राजमा, जानते हो राजमा, या फिर और क्या, सोया, सोया, ठीक है। ये होना चाहिए। जनरली हम क्या करते हैं कि हमारा यहां तक तो राइस होता है, या पूरा राइस है, ठीक है, और यहां थोड़ा सा इसमें ना डाल लिया है सब्जी, जस्ट राइस का कलर चेंज करने के लिए। भाई इससे क्या होगा ना, भाई तुम्हें कोई लड़की दे दे यही बड़ी बात है, तुम्हारे ऐसे गरीबों जैसी शक्ल लेके ससुराल और ये सब बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, देख रहे हो तुम। चलो भाई फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की बात करते हैं। देखो ध्यान से, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, शांत, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में भी तो एसिड है। देखो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में भी तो आप ले रहे हो आरसीएल एनहाइड्रस AlCl3, लुईस एसिड ले रहे हो। तो अगर एसिड है तो यहां भी एसिड बेस रिएक्शन होगा, और एसिड बेस रिएक्शन होगा तो बेटा यहां जो एसिड बेस रिएक्शन होगा, एसिड बेस रिएक्शन, तो जब एसिड बेस रिएक्शन होगा तो क्या जो रिंग है वो डीएक्टिवेट हो जाता है, रिंग गेट्स डीएक्टिवेटेड, और चूंकि डीएक्टिवेट हो जाता है इसलिए डू नॉट गिव फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ना तो एल्काइलेशन देता है ना तो एसाइलेशन देता है। डू नॉट गिव फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या एसाइलेशन। तुम लोग खा लेते हो चावल और फिर पूछते हो सर नींद आ रही है कैसे करें, नींद आ रही है चावल कम करो, और क्या, चावल कम खाओ, सैलड ज्यादा खाओ, भूख लगता है, फ्रूट्स रखो, फ्रूट्स रखो। मैं डेली का लगभग 1 kg फ्रूट्स खा जाता हूं डेली, तो महीने के 30 kg फ्रूट खाता हूं मैं, और इट इज एवरी वे चेंज कर देता हूं मैं, एक दिन संतरा है, एक दिन गुआवा है, एक दिन कुछ 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 ऐसे बदल दिया, ठीक है। पर डे खाने में मंथली 2 लाख के आसपास। अगर इतना आप नहीं करोगे तो आप अच्छे से नहीं रह पाओगे, इसीलिए कहता हूं अच्छा डॉक्टर बनो, अच्छा कमाओ, ताकि आप खर्च कर पाओ अच्छे से। हाँ तो फिर अब पेशेंट को फिर लिखना, बुखार भी जाने पर लिख देना ब्लड टेस्ट। महंगाई हो गई है, आपको आइडिया नहीं है अभी, अभी तो आप स्टूडेंट हो, जब आप खुद पे रहने लगोगे तो आपको लगेगा। हो गया। अब लिखो बेटा आपके पास डाइअजोनियम सॉल्ट, डाइअजोनियम सॉल्ट अगले 4-5 रिएक्शन के बाद वो भी फिनिश होगा। लिखिए डाइअजोनियम सॉल्ट। हो गया यहां तक, हो गया, नाइस। लिखो डाइअजोनियम सॉल्ट।
डाइअजोनियम सॉल्ट। ध्यान से देखिए, डाइअजोनियम सॉल्ट, डाइअजोनियम सॉल्ट में मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया कि केवल एक ही मेथड है जिससे डाइअजोनियम बनाया जा सकता है। कौन सा मेथड है? NaNO2HCl। तो केवल एक मेथड है जिससे आप बना सकते हो, दैट इज NaNO2 प्लस HCl, या फिर इसको क्या लिखा जा सकता है? HNO2। दोनों को रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा? HNO2। अच्छा, ये कौन से अमीन से रिएक्शन करेगा? 1 डिग्री और एरोमेटिक। केवल और केवल 1 डिग्री अमीन इसकी रिएक्शन देगा, RNH2, या फिर इसकी रिएक्शन कौन देगा? बेंजीन में NH2। 1 डिग्री अमीन हो या आपके सामने एनिलीन हो, क्या रिएक्शन देगा? ये बन जाएगा। जब ये बन जाएगा तो आपके पास RN2 प्लस और क्या बन गया? X माइनस, या फिर आपके पास क्या बन गया? बेंजीन N2 प्लस एंड X माइनस, बेंजीन N2 प्लस एंड X माइनस, क्या यही बन गया? एनिलीन बन गया है NaNO2HCl के साथ, क्या वो डाइअजोनियम सॉल्ट बनेगा? ठीक है। अगर आप HCl ले रहे हैं तो Cl माइनस लिख लीजिए, सिंपल रहेगा आपके लिए। ठीक है, आपके पास HCl ही पढ़ना है, तो RN2 प्लस Cl माइनस, बेंजीन N2 प्लस Cl माइनस। आपने एक रिएक्शन का नाम ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, गैटरमैन। नहीं, गैटरमैन सीधा, गैटरमैन कोच अलग है, वो एल्डिहाइड बनाता है। ठीक है, वो CO प्लस HCl लेता है, वो अलग बनता है। गैटरमैन इज अ डिफरेंट रिएक्शन। गैटरमैन आपको बताया था हेलो एल्केन हेलो अरीन चैप्टर में, कि अगर आप बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट लेते हो और इसमें आप रिएक्शन करा देते हो, मान लो Cu अलग और HCl अलग, बोला था ना गटर में चीजें अलग अलग होंगी, लेकिन अगर सैंड में रिएक्शन कराओगे, सैंड मेयर, तो सैंड में सब कुछ मिला हुआ होता है, तो क्या यहां भी कॉपर और HCl मिला हुआ होगा? तो आपके सामने Cu2Cl2 या Cu2Br2, दोनों में से कोई ले सकते हो। यहां पे Cu प्लस HCl या Cu प्लस HBr, दोनों में से कोई भी ले सकते हो। अगर HCl लोगे क्लोरोबेंजीन, Br लोगे ब्रोमोबेंजीन। गैटरमैन हो, सैंडमेयर हो, दोनों एक ही रिएक्शन देता है। ये बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन है। लेकिन आप देखोगे बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट में केवल क्लोरो और ब्रोमो ही बन पा रहा है। मान लो मुझे आयोडो बेंजीन बनाना हो तो क्या करें? व्हाट इफ मुझे आयोडो बेंजीन बनाना है, तो आयोडो बेंजीन एक ही मेथड से बनता है, या तो ले लो आप NaI या फिर आप ले लो KI। NaI कहां यूज करते थे? और गधो फिंकलस्टीन में। NaI एसीटोन फिंकलस्टीन होता है, स्वार्ट्स HgF2 वाला, AgF वाला होता है। तो अगर आपको बेटा आयोडीन बनाना है, आयोडो बेंजीन बनाना है, तो आयोडो बेंजीन के लिए आपको KI लेना पड़ेगा। अच्छा, फिंकलस्टीन कौन सा रिएक्शन है? SN1 या SN2? SN2 रिएक्शन। मान लो आयोडो बेंजीन तो आपने बना लिया, और आपको फ्लोरो बेंजीन बनाना हो तो क्या करोगे? फ्लोरो बेंजीन में बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट को आप, किसको कोविड हो गया? अच्छा, हद हो गई। HBF4 में क्या बन जाएगा? फ्लोरोबोरिक एसिड। गैटरमैन बन गया, सैंडमेयर बन गया, यहां पे आपके पास आयोडो बेंजीन बन गया, और क्या बन गया? फ्लोरोबेंजीन बन गया। वेरी नाइस, हो गया। आयोडो बेंजीन बन गया और फ्लोरोबेंजीन बन गया, नाइस।
इसके बाद खत्म? नहीं नहीं, मान लीजिए इसकी रिएक्शन आप वाटर से कराते हैं, N2 प्लस और Cl माइनस में, मान लीजिए इसकी रिएक्शन आप नॉर्मल वाटर से कराते हैं, कोई एसिड वेसिड नहीं देते, नॉर्मल वाटर से कराते हैं, इसकी रिएक्शन आप CH3OH अल्कोहल से करा देते हैं, इसकी रिएक्शन आप तुम यहां क्या कबड्डी खेलने आते हो? N2 प्लस Cl माइनस की रिएक्शन वाटर के साथ, CH3OH के साथ, या फिर मान लीजिए HCl H3PO4 के साथ, HCl इन द प्रेजेंस ऑफ H3PO4 के साथ। HCl भी ना दो, H3PO4 लिख दो खाली। H3PO2। अब देखो यहां पे क्या N2 हटेगा और OH लग जाएगा? तो पहले वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, फिनॉल बन रहा है, ठीक है ना। दूसरे वाले में क्या यहां पे नेगेटिव चार्ज कौन है? OCH3 है, तो क्या ईथर बन गया? ईथर बन गया। H3PO2 आपको याद होना चाहिए, इसमें H3PO2 का स्ट्रक्चर पता है आपको? P डबल बॉन्ड O H H H। क्या ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है? H3PO4 बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये अपना H माइनस रिलीज करता है। H3PO2 तो OH लगा लो भाई। तो अब आपके पास क्या फास्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड है, क्या वो H देगा? और H देने की वजह से सिंपली बेंजीन में कौन जुड़ जाता है? H माइनस, बेंजीन बन जाता है। H3PO2 में H माइनस देता है, फास्फोरस हाइड्रोजन वाला बॉन्ड देता है, और आपके सामने ये जुड़ गया। H3PO4 रिड्यूसिंग एजेंट होता है क्योंकि इसमें फास्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड है। H3PO2 देखो ना बेटा, H3PO4 क्या है? डिहाइड्रेटिंग है। H3PO2 फास्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड है, H माइनस रिलीज करता है और बेंजीन में जाके H दे देगा। लिखो रिप्लेसमेंट बाय NO2 ग्रुप। एक और रिएक्शन इसी में कहां लिखूं? यहां लिख देता हूं, मैं लिख दूं? चलो पहले लिख लो जल्दी से। दो रिएक्शन और बाकी है, एक नाइट्रेशन और एक डाई फॉर्मेशन। डाई वही वाला डाई है जो आप कपड़ों में डाई इस्तेमाल करते हो, या फिर बालों वालों में जब जाते हो सलून में हरा करा के जो आ जाते हो, वही है। कि कोई किसी को देखे हो जो हरा कलर के बाल में आया हो? मेरे साथ एक बार कहानी हो गई कि एक बार हरे कलर के बाल में यार कहानी हो ही जाती। मुझे पहली बार मैंने नहीं देखा था यार ग्रीन कलर का बाल, बट व्हेन आई वेंट टू बैंगलोर आई सॉ अ गर्ल जिसके पास हरे कलर के बाल थे। फिर पता चला कि यार वो नकली वाला है, डिटैचेबल है। अगले दिन उसका बाल लाल हो गया था। ये चला है आजकल, पता नहीं क्या, देयर इज अ रिमूवेबल ट्विग बोलते हैं उसको। ये क्या फैशन है यार, बाल को अपने लाल दे, भगवान ने काला दिया तो है। दूर से मुझे पता है कैसा लगा, दुकानों में वो नहीं लिखा होता है कपड़े उपड़े पहना के आगे शो में खड़े कर, दूर से वैसे ही लगा कि कोई दुकानों वाला वो शोपीस उठा के रख दिया यहाँ पे, विग। चलो भाई नेक्स्ट लिखो, अगर मैं बेंजीन डाइअजोनियम में नाइट्रेशन कराऊं, बेंजीन डाइअजोनियम में अगर मैं कॉन्क HNO3 एंड H2SO4 डाल दूं तो क्या नाइट्रेशन हो जाएगा? तो नाइट्रेशन हो जाएगा, N2 हट के NO2 लग जाएगा। NO2 नाइट्रेशन, जब रिडक्शन करेंगे तब NH2 आएगा। कॉन्क HNO3 प्लस H2SO4 नाइट्रेशन रिएक्शन हो गया। अब आते हैं लास्ट दो रिएक्शन है डाई फॉर्मेशन के, उसके बाद आपका पूरा अमाइन चैप्टर विद डाइअजोनियम कंप्लीट होगा।
कितना अच्छा होता तुम फिनॉल ईथर भी पढ़ लिए होते, लेकिन तुम गधे लोग हो। हम बोल दिए, हम इतने दिन से क्या भौंक रहे थे, तुमको सुनाई नहीं दे रहा था, बोल ही रहे थे, गधे लोग। चलो भाई, लास्ट रिएक्शन है आपके पास डाइएजोनियम की फिनॉल और एनिलीन के साथ। तो डाइएजोनियम अगर फिनॉल के साथ रिएक्शन करता है तो इसका पैरा हाइड्रोजन रिएक्शन करता है। फिनॉल के साथ रिएक्शन करेगा, इसका पैरा हाइड्रोजन रिएक्शन करके HCl रिमूव करता है। एनिलीन के साथ भी इसका पैरा हाइड्रोजन रिएक्शन करके HCl रिमूव करता है। तो फिनॉल और एनिलीन के केस में बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट पैरा हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है। अब रिएक्शन करने के बाद बेसिक मीडियम में रिएक्शन करता है। रिएक्शन करने के बाद क्या बनेगा, ये बेंजीन हो गया। नाइट्रोजन का बॉन्ड पूरा करने के लिए एन डबल बॉन्ड एन, ये आगे किससे जुड़ेगा, बेंजीन से, और क्या जुड़ेगा यहां पे OH। सिमिलरली यहां पे क्या है, ये बेंजीन है, एन डबल बॉन्ड एन है, फिर क्या जुड़ गया आपके सामने, बेंजीन है, और क्या हो गया आपके सामने NH2 है। अब देखो इसका नाम लिखने के लिए क्या पैरा पोजीशन पे बेटा एजोबेंजीन है, पैरा पोजीशन पे एजोबेंजीन है, और पूरा कंपाउंड क्या है, फिनॉल। सिमिलरली यहां पे पैरा में एजोबेंजीन लगा हुआ है और पूरा कंपाउंड क्या है, एनिलीन। ये जो आपके पास डाई होता है ये ऑरेंज डाई, ऑरेंज कलर का डाई होता है, और ये जो डाई होता है वो येलो कलर का डाई होता है। एक ऑरेंज कलर का डाई है, दूसरा येलो कलर का डाई है, फिनिश हो गया। कलर पूछेगा आपसे, नो स्ट्रक्चर ओनली कलर। फिनॉल के साथ ऑरेंज, एनिलीन के साथ येलो। थैंक यू सो मच। बिजनेस का क्या प्लान है, तुमको क्यों बताऊं। चलो भाई, कल हम लोग करेंगे अगला फिनॉल और फिनॉल और ईथर।